ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारी महा कवरेज जारी और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। कैराना में 10वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम हसन को मिले हैं 2,09,938 वोट। बीजेपी प्रत्याशी मृगांका को मिले हैं 1,78,948 वोट। आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम हसन 30,990 वोटों से आगे हैं, जबकि थराली में 7वें राउंड के बाद मुन्नी देवी 12,468 वोट हैं उनके पास। जीतराम का अगर हम जिक्र करें तो 10,624 वोट जो है उनके पास। तो और वहीं नूरपुर सीट पर अगर हम बात करें 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। सपा के नईमुल हसन को मिले हैं 64,295 वोट। बीजेपी की अबुनी सिंह को मिले हैं 60,845 वोट। तो सपा के नईमुल जो है वो आगे हैं, और जबकि क्योंकि 18वें राउंड की जो काउंटिंग पूरी हुई है और 68,687 वोट उन्हें। बीजेपी की मुन्नी देवी को मिले हैं 14,055 वोट, जबकि कांग्रेस के जीतराम को मिले हैं 12,248। अच्छा मुकाबला है जीनत वहाँ पे, लेकिन मुन्नी देवी 1,807 वोटों से आगे है। और इसमें संभावनाएं हैं कि शायद चेंजेस हो जाएं कुछ। थराली सीट की हम बात कर रहे हैं। मुन्नी देवी को मिले हैं 14,055 वोट, जैसे कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। और कांग्रेस के जीतराम को मिले हैं 12,248 वोट। थराली सीट पर चुनाव हुआ और उसके रुझानों की हम बात कर रहे हैं। वहां पर गिनती जारी है। 14,055 वोट बीजेपी की कैंडिडेट को और कांग्रेस को मिले हैं 12,248 वोट। तो मुन्नी देवी जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है वो 1,807 वोटों से आगे हैं। अच्छा मुकाबला थराली में चल रहा है। इसमें जरूर परिवर्तन हो सकता है किसी भी राउंड के साथ। बिल्कुल ठीक आपने जीनत ने कहा, परिवर्तन कहीं भी संभव है, लेकिन जहां पर लीड ज्यादा है, जैसे कि कैराना उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, वहां पर लीड एक बार फिर से ज्यादा हो गई है। और इसी बीच हमारे साथ दो मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। सुरेंद्र नाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरएलडी, और ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री। ओम प्रकाश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अमूमन आपको तो आपके बयानों की वजह से ज्यादा जाना जाता है, लेकिन आज जो नतीजे आ रहे हैं, जो अभी नतीजा तो नहीं बोलेंगे, जो भी रुझान आप देख रहे हैं, आप किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं इसे? देखिए, वहाँ कैराना उपचुनाव में जो गठबंधन आरएलडी, सपा, बसपा, कांग्रेस इकट्ठा हुए हैं, इन सबका वोट मिलाकर के लगभग 9 लाख वोट होता है। और वहाँ कुल लगभग 16 लाख वोट है। और उस लड़ाई में हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश किया, अपनी बात प्रयास किया, लेकिन हम लोग किन्हीं कारणों से फेल हैं, जो अब तक का रुझान आ रहा है। और इस जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को लेकर के हम लोग खुद चिंतित हैं। और रिजल्ट फाइनल होने के बाद इस पे हम लोग चिंतन मंथन करेंगे। राजभर जी, अब किन्हीं कारणों में आप क्या एनालिसिस करते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग कैंपेनिंग हमने आपसे आपके कुछ स्टेटमेंट सुने थे, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी, इस वजह से अभी उस तरीके की स्थिति नहीं है, या आप कुछ और देख रहे हैं? देखिए, नहीं देखिए, जो योजनाएं मुख्यमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना बनाई गई, उस योजना को धरातल पे हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। उसमें कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उसमें बाधक बने हुए हैं। जो काम हम लोगों ने 14 महीने में यूपी में और 4 साल में दिल्ली में किया है, उस काम का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। और
दूसरी चीज कि जो कई पार्टियों का अलायंस जो यूपी में हुआ है उसको कई समाज इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से ये हम लोग अपने को आज जो कमजोर दिख रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी ओम प्रकाश जी नमस्कार, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा हूं। जी जी नमस्कार, ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार। जी जी राजभर जी, एक नतीजा आया ठेठ पूरब से गोरखपुर, दूसरा नतीजा आया पूरब से चले मध्य की ओर फूलपुर, और तीसरा नतीजा दिखाई दे रहा है ठेठ पश्चिम से। पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, ठेठ पूरब से चले मध्य में आए सेंट्रल यूपी और वेस्टर्न यूपी। ठीक, तीनों जगह की स्थिति अगर यह बन रही है तो सामाजिक समीकरण कहां है भाजपा के, यह तो समझना पड़ेगा ना। अब ना पूरब में समीकरण, ना मध्य में समीकरण, ना पश्चिम में समीकरण, तो 19 कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये उपचुनाव है। उपचुनाव को आम चुनाव से अगर जोड़ करके हम लोग देखें तो एक अलग भिन्नता होती है। वो देश का चुनाव होता है और ये एक सीमित क्षेत्र का चुनाव होता है, और इसको लेकर के अगर हम तुलना करें, स्वाभाविक तुलना होनी चाहिए कि एक सीट जीत गए, हम देश में कब्जा कर लेंगे अब आगे, ऐसा है नहीं। आम चुनाव जब होगा तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। ये उपचुनाव है, हम स्वीकार करते हैं। जो अब तक का रुझान आया है आपके चैनल पे और चैनलों पर जो हम देख रहे हैं, उसको हम महसूस करते हैं, उसको स्वीकार भी करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी है, जिस कमजोरी को दूर करने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे आगे। जी नहीं राजभर जी, एक तो एक चुनाव होता है कोई सामान्य चुनाव, उपचुनाव, उसकी गूंज इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर उपचुनाव गोरखपुर में हो जाए तो उसकी गूंज बड़ी हो जाती है। अगर उपचुनाव फूलपुर में हो जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उसकी गूंज बड़ी, और अगर कैराना में हो जाए जो भाजपा के एजेंडे के हिसाब से सबसे ज्यादा उर्वर जमीन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप जानते हो, पुराने आदमी हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश इन्होंने 14 में और 17 में पूरा फतेह किया, और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर ये नतीजा आए, ये उपचुनाव फर्रुखाबाद में हो रहा होता तो मैं इतनी बड़ी चर्चा नहीं करता, मैनपुरी में हो रहा होता तो नहीं करता, गाजीपुर में हो रहा होता नहीं करता, लेकिन जगह का महत्व है ना। और यही वोट रहेंगे, यही समीकरण रहेंगे, यही जातियां यूपी में रहेंगी, नई जातियां तो आएंगी नहीं उपचुनाव, अरे आम चुनाव में ना नई जनता आएगी। नहीं, देखिए, हम आपसे मैं फिर कह रहा हूं कि जब आम चुनाव होगा तो जिन जातियों ने गठबंधन को वोट दिया है, उन जातियों के बीच में उत्तर प्रदेश, पहले तो आप ये जान लिए, जाति प्रधान प्रदेश है। यहाँ जातियों के नाम पे टिकट दिए जाते हैं, जातियों के नाम पर मिनिस्टर बनाए जाते हैं, इससे तो नकारा नहीं जा सकता है। तो जो जातियों का गठबंधन हुआ है, अब बसपा, सपा, कांग्रेस, आरएलडी जो इकट्ठा हुए हैं, ये जिन लोगों ने इनको वोट दिया है उनके बीच में हम अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं पाए, हम बता नहीं पाए। और आगे आने वाले दिनों में जो हम लोगों की हमारी व्यक्तिगत जो तैयारी है, जो हम सलाह या सुझाव अपनी पार्टी की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को या बंसल जी को या अमित शाह जी को जो बता रहा हूं कि जो जातियां अधिकार से वंचित हैं वो इन लोगों के घेरे में रही हैं, उन जातियों के जो पिछाड़े गए लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, रोजगार, नौकरी के लिए जो सपा, बसपा, कांग्रेस में लंबे समय तक तरसे हैं, उनको हम देने की व्यवस्था बना रहे हैं, अभी बना नहीं पाए।
इसको 4 महीने बाद हम लोग उसको करने जा रहे हैं। जब उसको करके हम उनके बीच में जाएंगे तो वो लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। अभी उनको हम कुछ दे नहीं पाए हैं जो हम चाहते हैं। ओम प्रकाश जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद बहुत देर कर रहे हैं? जी। 4 साल तो ऑलरेडी हो गए। वक्त आने के बाद आप खाद डालो भी फसल में, खाद डालने के एक टाइम होता है, पानी लगाने के एक टाइम होता है, वो टाइम निकल गया तो गंगा में फसल बो दो तब भी नहीं होगी। सिंचाई का तो एक टाइम है ओम प्रकाश जी, आप तो जानते हो। देखिए मान्यवर, जी जी, ना मैं जानता हूं। आपने डिबेट पर आपने एक बार चर्चा शुरू किया था, मैं सुना था, हमारे राणा अजीत प्रताप सिंह गए थे, तो आपने बहुत जी, सही जी। बात कहा था। जो मैं कहता हूं वो समय रहते, जो बात मैं आज के लगभग 8 महीना पहले जिस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश किया था, अगर उस पे अमली जामा पहनाया गया होता, उसको मूर्त रूप दिया गया होता, तो आज हमारा ये दुर्दिन नहीं होता। आज पिछड़ी जाति के 27% रिजर्वेशन में विभाजन कर दिया गया होता। आज अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के 22.5% रिजर्वेशन में जो जातियां पिछड़ गई हैं, पिछाड़ दी गई हैं, जो अधिकार से वंचित हो गई हैं, उनको अगर हम बंटवारा करके विभाजन करके 12 प्रदेशों की तरह यहां अगर हिस्सा दिए होते तो वो हमारे साथ खड़ी हो गई होती। अभी तक हम ये काम कर नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से वो जातियां समझ नहीं पा रही हैं हम लोगों की बात को। भैया ओम प्रकाश जी, तो वही मैं समझना चाह रहा हूं, ये जीवन रक्षक दवा जो आप बता रहे हो, जी जी ये भाजपा क्यों नहीं खा रही है जीवन रक्षक दवा? जी